नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और शख्सियत के साथ। आज के इस इंटरव्यू में बात करेंगे मास्टर बलजीत मांडी कलां से। मास्टर बलजीत जी के जीवन, कार्य और विचारों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारा ये इंटरव्यू जिसका कोई एकेडमिक, प्रशासनिक या कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये एक बातचीत है, आपसी गुफ्तगू। इसमें मास्टर जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। तो मास्टर जी, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारा आपसे अनुरोध है, आप एक बार अपने बारे में बताएं। आपका जन्म, आपका जो परिचय है, आपके जो कार्य हैं, उसके बारे में संक्षिप्त बताएं कि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, गांव का वातावरण, स्कूलों में क्या माहौल थे। तो इसके बारे में थोड़ा है रोशनी डालें। ऐसा है कुलदीप सिंह, मेरा 53 में हुआ था मेरा जन्म। 1953 में? 1953 में 2/2/53, 2 फरवरी 1953 में आपका जन्म हुआ। मेरे पिताजी गांव के जो 2-4 अच्छे किसान थे उनमें होते थे, अच्छे सक्षम किसान थे। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी श्री कलीराम। श्री कलीराम जी, स्वर्गीय कलीराम जी। और हम 7 बहन भाई थे, मैं उनमें सबसे छोटा। अच्छा। और डांगर पशु का, खेती बाड़ी का, खेत में पानी का बहुत अच्छा सिस्टम था। अच्छा। मैंने जन्म से लेकर अब तक कभी भी आर्थिक तंगी महसूस नहीं की। ये मेरा सौभाग्य रहा है। अपना पैसे का टोटा? हाँ, बिल्कुल नहीं देखा मैंने। जब जितनी जरूरत हुई है वो आराम से मेरी पूरी हुई है। पैसे की मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी, दिक्कत नहीं आई, कोई कमी मैंने महसूस नहीं की। आपके पिताजी एक गांव के सरपंच भी निर्वाचित हुए? हाँ, वो 65 से लेकर 72 तक। अच्छा। हाँ, 73 तक, 7 साल तक गांव के सरपंच रहे। और उसके अपना थुआ तपे के एक मोजिज व्यक्तियों में से एक थे, सामाजिक वो थुआ तपे के उपप्रधान भी रहे। उपप्रधान 21-22 गांव में थुआ तपे के, उनमें वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सारे गांव ग्वांडा में उसकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी जान पहचान थी। सौभाग्य से हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मास्टर जी, जैसे आपने शुरू की जो शिक्षा करी, तो आपका सर्वप्रथम दाखिला कहाँ पर करवाया गया? पहली क्लास में? पहली क्लास में मेरे गांव में ही प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मांडी कलां। हाँ, केवल एक ही अध्यापक होता था जब प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे। क्या नाम था आपके पहले गुरुजी का? सरदार गुरमुख सिंह था। सरदार गुरमुख सिंह पहले गुरु थे आपके? हाँ, वो यहाँ के थे, रसीदा में। हाँ, उसके बाद 2 पोस्ट हो गई थी, फिर 3 पोस्ट हो गई थी। जब तक हमने 5वीं पास करी उस टाइम में फिर 3 अध्यापक हो गए। अच्छा। हाँ, 5वीं हमने वहां से गांव से पास करी और फिर 6ठी क्लास में हमारा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल छात्र में। अच्छा, 6ठी में छात्र चले गए? 6ठी में छात्र चले गए। 6ठी क्लास हमने छात्र से पास करी। उसके बाद मिडिल स्कूल हो गया बड़सीकरी। अच्छा, बड़सीकरी। हाँ, बड़सीकरी नजदीक पड़ा था, छात्र की काफी लंबाई थी, आधा सफर कम हो गया बड़सीकरी का और छात्र का। अच्छा। हाँ, फिर तो 7वीं में बड़सीकरी आ गया आप? हाँ, 7वीं और 8वीं हमने 2 क्लास बड़सीकरी से करी। अच्छा जी। 9वीं क्लास में फिर हमारा एडमिशन यहाँ आर्य स्कूल नरवाणे में हो गया। अच्छा जी। नरवाणे में
और ये स्कूल नरवाने में एडमिशन होने के बाद यहाँ हमारा मन नहीं लग गया। अच्छा। और मन नहीं लगने की वजह से हम यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर 9वीं क्लास में किठाना एडमिशन ले लिया। अगर 9वीं में ही किठाना पहुंच गया? हाँ, बीच में, बीच सेशन में ही किठाना पहुंच गए। अच्छा। 9वीं क्लास हमने किठाना से पास की। उसके बाद बड़ी शीघ्र फिर हाई स्कूल बन गया। अच्छा। हाँ। तो फिर 10वीं क्लास फिर हमने बड़सी करी आ गई। एक साल आप किठाना स्कूल में पढ़े? हाँ, एक सरकारी स्कूल किठाना में पढ़े। अच्छा, फिर 10वीं के बाद जी? 10वीं के बाद RKSD कॉलेज में चले गए। कैथल? अच्छा, वहाँ उस टाइम में प्रेप थी या +1 2 आगे थे जी? ना, प्रेप थी। अच्छा। हाँ, कुछ लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल उस टाइम थे। हाँ। लेकिन हम तो हाई स्कूल में पढ़ के गए थे। हाँ। प्रेप थी हमारे। हाँ। प्रेप थी। वहाँ 1 साल हम वहाँ रहे। मैं प्रेप का एग्जाम क्लियर नहीं कर सका। अच्छा। मैं असल में मैं खेलता था। खेल में मेरी अच्छी भागीदारी थी, रुचि थी आपकी खेलों में पढ़ाई के बजाय आप स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि थी? हाँ, पढ़ाई में मैं काफी पढ़ने में काफी कमजोर था। मैंने 8वीं भी 10वीं भी कोई अच्छे नंबर लेकर पास नहीं करी। बस पास से ही हुआ। मैं 35, 36, 37% नंबर ही मेरे को 8वीं में मिले, इतने ही मेरे को 10वीं में मिले, क्योंकि मेरा खेल में इंटरेस्ट था और मैं खेलता था। आपका कौन सी खेल में रुचि थी जी? मेरी खेल में कबड्डी में और एथलेटिक्स में। आप सर्कल कबड्डी में? ना, नेशनल कबड्डी और एथलेटिक्स में। अच्छा, दो मैं कॉलेज की टीम में था। अच्छा। मैं इतना अच्छा प्लेयर तो नहीं हुआ। हाँ, जो मेरी परिस्थितियां थी, मैं अच्छा प्लेयर हो भी सकूं था। है, कई बार आपस की जिदबाजी में मैं इतनी आगे तो नहीं बढ़ सका स्पोर्ट्स में भी। लेकिन मैं स्कूल में जहां भी था वहां स्कूल की टीम में था, कॉलेज में था फिर मैं कॉलेज की टीम में था। और फिर आपने प्लस वो प्रेप करी RKSD से जी? नहीं, वाद्य मरेगी मैं मेरे पे वो क्लियर नहीं उसका असफल हो गया। हाँ, मैं उसके बाद हिसार जाट कॉलेज में चला गया। अच्छा जी। हिसार जाट कॉलेज की टीम में था। उस टाइम जाट कॉलेज की टीम की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आई थी हमारी। तो वहां से अगर आपने कौन सी पढ़ाई पूरी करी? वहां से कुछ नहीं पूरा किया। वहां जाट कॉलेज में प्रेप में होते वहां CPED का ट्रेनिंग सेंटर था, PTI का। अच्छा। CPED उसको बोलते थे। जब टूर्नामेंट खत्म होगी वहां गिल प्रिंसिपल था। हाँ। मैंने गिल प्रिंसिपल को बोलिया, सर मैं तो पढ़ तो मैं सकता नहीं, इस बार भी मैं फेल होऊंगा और मैंने यहाँ एडमिशन करवाओ। उन दिनों 3-4 महीने हो गए थे उसने ट्रेनिंग शुरू हुई ने। 3 महीने के बाद कुछ 2 साथी छोड़ के चले गए थे। सरकारी कोई नौकरी लग गई थी, उनकी जगह खाली थी। वहां प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज का प्रिंसिपल एक बाठिया होता था। जब गिल ने मेरी सिफारिश करके वहां 3 महीने के बाद वहां CPED में एडमिशन किया। तो फिर CPED का कोर्स कर गया? हाँ, मैं CPED का कोर्स कर गया। अच्छा, फिर उसके बाद CPED के बाद आपने कोई आगे पढ़ाई नहीं करी? ना, कोई पढ़ाई नहीं करी। और मैं अपना ट्रेनिंग करने के बाद खेत के काम में लग गया। आपने फिर कृषि करनी शुरू कर दी? हाँ। फिर खेती करी जी आपने? हाँ। आपके पिता अच्छा कितना का जमींदारा कराया करते जी? जैसे आप हम 5 भाई थे, 32 एकड़ जमीन थी। 16 एकड़ जमीन मेरे पिताजी ने खेड़ी शेर खां की खेत के साथ लग दे खरीद ली, यानी 48 एकड़ जमीन। 48 एकड़ हो गई। 16 किले मोल लिए आपके पिताजी और चाचे तवा ने? ना, चाचे तवा कोई हिस्सा नहीं था, मेरे पिताजी जान लिए। और हम 5 जो भाई थे, 2 मेरे ताऊ के थे और 3 आमी थे। हमें 5 भाई लगातार इकट्ठे रहे। हाँ, और फिर मैं खेती के काम में लग गया। अच्छा, फिर आपने बतौर अध्यापक कब ज्वाइन कराया जी? मैंने बतौर अध्यापक ज्वाइन कराया 81 में। 1981 में कराया जी? हाँ, 1981 में किया। मैं उस टाइम तनख्वाहें बहुत कम होती थी। अच्छा जी। और मैं समझू नहीं था ठीक भाई, इतने थोड़े ही पीछे में
मास्टर मास्टर लगा, इससे ज्यादा तो खेत में काम करांगे, पशु पालांगे। हाँ। मैंने उसको ही ठीक समझा। हाँ। और 81 में लोधर स्कूल अपग्रेड हुआ था। अच्छा जी। वहां चंद्रदास जी एक हेडमास्टर थे, डीडी पावर थी, और उनका अपने परिवार से तालमेल था। उस टाइम 6 मंथ में लागे कर दे। 81 में फिर उन्होंने कहा, मैंने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाया। नाम के बाद फिर मैं वहां लग गया। 6 मंथ पर पहले ज्वाइनिंग हुई? हाँ 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 हाँ। तो 81 में। 81 में मेरे 4 महीने 19 दिन वहां मैं रहा। मेरी जगह फिर एक रेगुलर अध्यापक आ गया, फिर मैं वहां से रिलीज हुई। अच्छा, तो फिर आपने जैसे फिर आपने केस कराया बताते हो आप? ना, केस तो मैं फिर बाद में करता हूँ। अच्छा। फिर वो सिस्टम बदल गया। हेडमास्टर में फिर पावर नहीं रही। फिर या अडोग पर लगने शुरू कर हो गए, और या पावर डी ऑफिस में चले गई। अच्छा। और उस टाइम ग्रेड बढ़ चुके थे। जो तो 250 से 300 रुपये तनख्वाह थी, फिर 1200-1400 रुपये तनख्वाह होगी थी। उस टाइम मैंने देखा 1200 रुपये तनख्वाह होगी। अब तो नौकरी करना में भी कोई नुकसान नहीं। अच्छा, फिर आप मैंने फिर मेरा रोजगारालय में नाम था डीओ का। जब मैंने इंटरव्यू दिया, एक गुरमुख सिंह डीओ होता था सरदार जी जींद में 87 में। उसने मेरा सिलेक्शन नहीं किया, हालांकि मेरी मेरिट बनती थी, लेकिन मेरिट की अनदेखी करके उन्होंने 2 पीटीआई लगाए। एक हुक्म सिंह बाणा का था, और एक किरण थी जुलाने की, एक लड़की थी, काफी सुंदर लड़की थी वह। उन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या मसला था, हमारा मेरिट को अनदेखा कर दिया। हाँ, मेरिट को अनदेखा करके उन्होंने उनका सिलेक्शन कर दिया। उनके सिलेक्शन के बाद मैंने महसूस किया इस प्रकार तो ये भ्रष्टाचार की वजह से, रिश्वत की वजह से तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। फिर मैंने डीओ जींद के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाला। अच्छा। हाँ, राम कुमार मलिक मेरा वकील था। अच्छा। और 87 में 22/8/87 में उन्होंने केवल 3 दिन में, तीसरे दिन मेरे आदेश कर दिए। वाह जी वाह। और मैं बाई एंड लेके यहाँ चले आया डी ऑफिस में। डीओ साहब फिर अन्नाकानी करनी शुरू करी। उन्होंने एक लेटर बना के दिया था, भाई आप वहां सेशन जज के पेश हो जियो। जब वो लेटर हमने डीओ को दिखाया, फिर उसने मजबूरी में फिर हमें ज्वाइन कराना स्टेशन दिया। हाँ, मेरे को स्टेशन दिया कठियाने स्कूल में मेरी वो फिर दोबारा ज्वाइनिंग हुई। अच्छा, फिर मास्टर जी जैसे आप अध्यापक संगठनों के संपर्क में कब आए? मैं 87 में कठियाने रहा। 88 में मेरा ट्रांसफर सामदो हो गया। मेरी जगह रेगुलर कोई साथी आ गया, मैंने सामदो जाना पड़ा। 3-4 महीने में सामदो रहा। 89 के लास्ट में ऑप्शन आ गया, जिला बनया था अलग कैथल। और उस ऑप्शन में मैं कमालपुर चले गया। अच्छा, कमालपुर चले गए। अच्छा। 89 में और 90 में मैं डोक पे रहते हुए ही मैं मास्टर बलवीर सिंह जी वहां उस टाइम प्रधान होते थे, उनके संपर्क में आ गया। मैं अडोक पे होते होते ही मैंने यूनियन ज्वाइन कर ली थी। मास्टर बलवीर हरियाणा, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर और बहुत जल्दी बलवीर सिंह ने मेरे को कलायत की जिम्मेवारी लगा दी थी अध्यापक संघ ने। तो आप कलायत के ब्लॉक के अध्यक्ष रहे? हाँ, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ 70 के। हाँ 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 हाँ। तो फिर आप अध्यापक? मैं फिर वो कलायत में काम करता था। और फिर हमारे जिले के प्रधान होते थे महेंद्र सिंह जी कुराड़ से। अच्छा। वो अस्वस्थ रहने शुरू हो गए। वो बीमार हो गए,
और उन बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पाए थे। मेरे को जिला का प्रधान उन्हें टेम्परेरी तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया मैं जिला का। अच्छा। 1 साल 1.5 साल के लिए मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा। फिर 2 बार लगातार, फिर 2 बार मैं जिला का अध्यक्ष भी रहा। और साथ साथ में उन्हीं दिनों में मैं शारीरिक शिक्षा संघ का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। अच्छा। हाँ, मैंने जितने भी आंदोलन आए, डेट तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, मुख्य क्यों जानकारी मेरी वैसे भी कमजोर थी। पढ़ाई लिखाई में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने तो जितना जो कुछ भी जाना है, पहचाना है, जे वो सुनने में मैं विश्वास रखता हूँ। श्रोता में अच्छा हूँ, सुनने में विश्वास रखता हूँ, सुनता ध्यान से हूँ। उनमें से कुछ बातें छूट भी जाती हैं, काफी बातें याद रह जाए, मैं उन्हीं से मैं अपना काम ला लूं। और मैं फिर 11 में रिटायर हुआ, 11-12 में। तो लगभग आप इसी साल मैं किसान, मैं जितने कर्मचारियां गए, सर्व कर्मचारियां गए, जितने भी आंदोलन की काल आई, मैंने उनमें सारे में बढ़ चढ़ के भाग लिया। मतलब आप कभी पीछे नहीं रहे? पीछे नहीं रहे। मैं सस्पेंड भी हुआ, जेल में भी गया। अच्छा। टर्मिनेट भी हुआ। मैंने इन बातों की कभी परवाह नहीं करी है। और मैं संगठन के साथ लगातार जुड़ा रहा। तो आपने 30 साल से ज्यादा तक मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाया, शिक्षा विभाग की नौकरी करी। 26 साल तक 26 साल तक पढ़ाया। 26 साल तक पढ़ाया मैं, 25 साल तक। और अध्यापक संघ में भी 1-1.5 साल मैं छोड़ दी हूँ। और जब मैं जल्दी जुड़ गया था अध्यापक संघ के साथ। और जो भी कॉल आती थी, चाहे वो ब्लॉक की थी, चाहे जिले की थी, चाहे स्टेट की थी, या देश की थी, हाँ, मैं हर काल में। एक बात कहना है कि और जैसे जो आप अध्यापक मिले उस दौर में, चाहे वहाँ अपना प्राइमरी के गुरु मिले, चाहे मिडिल और हाई में मिले, या कॉलेज में मिले, स्कूलों में मिले, उस टाइम का जो एक गुरु का स्थान था, जो विद्यार्थियों से लगाव था, या विद्यार्थियों के प्रति जो गुरु का दृष्टिकोण था, या बच्चों की जो अध्यापक के प्रति सोच थी, जो एक आज का दौर आया, क्योंकि आपने जब स्कूलों में आप गए बतौर विद्यार्थी पढ़ाने, और आज का जो दौर देखो आप, आज थोड़ा जैसे व्यवसायीकरण, प्रोफेशनल, वो सरकारी स्कूल जो बच्चों से लहलाते थे, कई बार वो खाली दिखे हैं। या और भी जैसे देखोगे आज का अध्यापक का जो जीवन शैली है, या जो पुराना मास्टर का जीवन शैली थी, या आज के जो बच्चों की मास्टर के प्रति सोच है, जैसे एक गुरु इस तरह से होगा जैसे मतलब ज्ञान देने वाली मशीन है, या विद्यार्थी कॉलेज के स्कूल के लिए एक एटीएम की तरह होगी। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है जो एजुकेशन का, गुरु शिष्यों का जो संबंध हुआ? ऐसा है, जब हम पढ़ते थे उस टाइम के जो अध्यापक थे, जो हमने पढ़ावे थे, अब जितने संसाधन उस टाइम नहीं थे। वो सलेट बत्ती का प्रयोग करे करते, तख्ती का प्रयोग करे करते। वो बहुत अच्छे अध्यापक थे। वो केवल कर्मचारी नहीं थे, वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे। उन दिनों के जो अध्यापक थे, जब हम पढ़ते थे गांव के सीर के काम में, उन अध्यापक स्कूल के टाइम में तो वो पढ़ाते थे। स्कूल टाइम के बाद उन अध्यापकों के हाथ में गांव की कापी हुई करती, चाहे गांव का तालाब खुदिया, और तालाब उस टाइम खुदे कर दे, जूल दे कर दे मैप का, वो काम अध्यापकों में। अच्छा। कोई खांचा हो गया गमे में, और उसके अंदर पैसा इकट्ठा करना होता था, 2 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये। उन अध्यापकों के हाथ में वो कापी होती थी, गांव की सफाई खातर और किसी काम खातर। और आमतौर पर उन दिनों में स्कूल मारे, जब हमने शुरुआत करी पढ़ने की, एक लहर सी आई हर गांव में स्कूलों की। स्कूल बनाने लोगों ने शुरू करे। देश जब आजाद हो लिया था, गामा ने पैसा इकट्ठा करया, अध्यापकों का उसमें मेन रोल था। और गांव के लोग मजदूर ना लगाए के खुद काम करे करते। ठिक्कर जिसने बोला, ठिक्कर कट गए,
पांचांगी आज काट दी, पांचांगी उससे अगले दिन काट दी। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गांव ने बनाई। उस टाइम बिल्डिंग तो गांव बनाते थे और सरकार अध्यापकों ने भेज दी थी। वो एक शिक्षा का स्वर्ण युग था। इस टाइम शिक्षा ने जोर पकड़ा। और उससे भी पहले जो उनके देखा जातीय आधार पर काफी शिक्षण संस्थान आजादी से पहले भी खुलने शुरू हो गए थे। जातिवादी संस्थाओं ने भी एजुकेशन खड़े करे, उनका बहुत लाभ मिला उनमें। वो कहने के लिए जाति संस्थान थे, उनमें सभी जातियों के बच्चे पढ़ रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। वो इतने अच्छे अध्यापक थे। हमने जो पढ़ाते थे वो पूरे की पूरा अपना जीवन केवल तनख्वाह लेने के लिए वो काम नहीं करते थे। वेतनभोगी कर्मचारी अध्यापक था ही नहीं। और हमने भी नहीं समझा भाई केवल हम वेतन के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बाद में है क्या के बाद नीतियां बदली और वो दौर दूसरा आया है। और वो मान सम्मान जो घटिया है, मेरी अपनी पर्सनल सोच है, वो अभिभावक और बच्चों की वजह से नहीं घटिया। मेरी अपनी सोच है, वो अध्यापकों की वजह से घटिया है। उन अध्यापकों के पास टाइम नहीं रहे। आने वाले टाइम में भौतिकवाद का जमाना है, आत्म केंद्रित हो गया। हाँ, वो पैसे की दौड़ में शामिल हो गए। वो स्कूल का टाइम भी मुश्किल से स्कूल में लगावे थे, मैंने देखा है। और हमने तो संगठन में काम किया है। हमने तो कहा भी बहुत लोगों से भाई आप वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है, अपना काम केवल वेतन लेने तक नहीं है, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, आपने ये भी निभानी चाहिए। सामाजिक जिम्मेवारियां हमारा इसी पे जोर रहा है। और हमने सरकारी स्कूलों को चलाने में एक बार एक दौर सा आ गया था, अध्यापकों की काफी कमी हो गई थी। ये 6-7 की बात होगी शायद है। और उस टाइम कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। गेस्ट टीचर उस टाइम लगाए थे मेरे स्कूल में। उस टाइम एक मैं था वहां, एक संस्कृत का टीचर था और एक क्लर्क था। ये आदमी रह गए थे। एक बीच में दौर सा ऐसा आया, सारे अध्यापक वहां से ट्रांसफर करवा के चले गए। बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़ी अच्छी संख्या थी। 14 गेस्ट टीचर मेरे स्कूल में लगे थे। मेरे स्कूल की डीडी पावर उस टाइम लाजपत था, एक हेडमास्टर, उसके पास थी। लाजपत ने मेरे नाम ऑर्डर निकाले थे और उन गेस्ट टीचरों का चुनाव मन ही गया। जिले के कैथल जिले के सबसे टॉप के गेस्ट टीचर कमालपुर के मेरे स्कूल में। उसका मैं समझता हूँ एक कारण भी था, वहां स्पष्टता थी। जितने भी एप्लीकेशन देने आते थे अध्यापक गेस्ट टीचर की पोस्ट के लिए, वहां 2 मैथ मास्टर लगने थे, 2 साइंस मास्टर लगने थे, संस्कृत का टीचर लगना, हिंदी का टीचर, 2 हिंदी के टीचर लगने थे, हैं। और वहां कहीं जेबीटी भी लगने थे, एसएस के 5 लगने थे, कुल 15-16 गेस्ट टीचर वहां लगने थे। मैंने अलग अलग फाइलें वहां मेज पर रख रखी थी। कोई भी अध्यापक यदि वहां आता था अपना फॉर्म जमा करवाने खातर, मैं उन्हें वो फाइल दिखा दूंगा, ये फाइल है भाई, इनसे ज्यादा नंबर हो जाए दे जाए, और यदि इनके कम नंबर है बेटा तो कहीं और अप्लाई कर, यहाँ तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भाई भतीजा नहीं, बिल्कुल खुली अलग अलग थी। वो देख के जाओ थे। उन दिनों एक चर्चा का विषय भी बनया। मैंने भी अखबार पढ़ा, एक स्कूल का नाम भी नहीं वो ले रहे थे। एक स्कूल का हेडमास्टर है, ऑफिस में भी नहीं बैठता, वो बाहर बैठा है एक पीपल के नीचे, और 5-7 कुर्सी डायरे है। एक 4th क्लास है, जंदे पानी भी पिला हुआ है, जब हम देने गए चाय भी पिला हुआ है, और उसने खुली रख रखी है सारी बातें। भाई यहाँ तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कभी तो राज है किसी और स्कूल में देख, वहां ट्राई कर ले, शायद तेरा वहां सिलेक्शन हो जाए, यहाँ ये मेरिट है। हाँ, यदि इनसे ज्यादा नंबर है ये कर। मैं फोन नंबर सबके लेता था। यदि कोई ज्यादा नंबर वाला अध्यापक आ जाता, मैं उनको सूचना देता था। मैं फोन नंबर सबके रखता था।
सबके। मैं उसने सूचना देऊंगा भाई तेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, एप्लीकेशन हैगी तो यहाँ उरे ले जे ठैक है। एक ही स्कूल में इंटरव्यू दे सके थे मैं बच्चे, एप्लीकेशन एक स्कूल में दे सके थे। मैंने 4-5 एप्लीकेशन बुलाया गया उन अध्यापकों को और वो रिकॉर्ड दिखाया गया, वापिस करी। उन दिनों अखबार में भी चर्चा रही, बे एक स्कूल का हेडमास्टर शेर का बच्चा निन्नू धर रहा है, सबने दिखा हुआ है और बाहर बैठे है ऑफिस में जानता नहीं है? पानी चाय पानी का। उस टाइम मैंने न्यू ऐसा फील कराया, मैं अखबार जब पढ़ा 2-4 दिन 5-7 दिन वो चर्चा रही, मैंने ऐसा फील किया है बे ऐसा तो सारे स्कूल ने करना चाहिए था। मतलब जो तकलीफ आपने सहन करनी पड़ी ज्वाइनिंग के दौरान, जो आपके साथ भेदभाव आपने मैं नहीं चाहूंगा मैं किसी के साथ भेदभाव हो। तो एक मास्टर जी और बात कर, जैसे आपने ये जो एक ईमानदारी सच्चाई का जीवन जिया, मूल्यों का जीवन जिया बेहतर, और इसके बाद भी जैसे आज आप किसान आंदोलन में समय लगा रहे हो, किसानों को संगठित कर रहे हो, इसका फैसला आपने कैसे करा रिटायरमेंट के बाद मैं किसान संगठन में काम करूंगा? ऐसा था, हम पहले भी अध्यापक संघ में काम करते हुए भी हम किसान संगठनों के संपर्क में थे, लेकिन उस टाइम के किसान संगठन थे वो लड़ाकू तो थे, लेकिन वो सुने नहीं। अच्छा हाँ, समझ उनमें इतनी नहीं थी, सूझबूझ से नहीं करेंगे, लड़ने वाले से लड़े हैं, उनमें किसानों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, इस बात से हम बिल्कुल उनसे खुश। लेकिन वो इस बात में मानने नहीं थे बे आप कर्मचारी आना है, मजदूर आना है, दूसरे संस्थान में ना एक होकर लगाइए। उनकी सोच ऐसी थी, हमने भी जमात दिया आपने दोस्तारी जो ही नहीं बरदी है, मेरे तनख्वाह तिरता मने तारा बब्बा नहीं बरदा। इस प्रकार की बातें अक्सर परेशानी पूछती पापा दृष्टि हमारे खटे थी इस बात की, बे किसान का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, इनके लिए क्या किया जाए। सर्विस में रहते हुए भी हमें इस बात का मलाल था। जैसे समाज जैसे अभी आप यहाँ लंबे टाइम का धरना लगा रहे हो, धरने पे ड्यूटी देते हो आप, या आप अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता हो, तो अब की जो किसान की तकलीफ है, जो धरना चल रहा है, और भी इसके बारे में बताओ कि आज जो किसान के हालात है और सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या है, या सरकार का क्या दृष्टिकोण है किसानों के प्रति। अभी आप लगातार एक बड़ा आंदोलन लड़का है पीछे, जो 3 कृषि कानून लेके आई सरकार, और वो किसानों के विरोध के बावजूद फिर वापिस लेना पड़ा। तो आज का जो हालात है किसानी का, संकट का और सरकारों के नजरिए का, इस पे 1-2 बात बताऊंगा। ऐसा है, किसान का शोषण कोई नई बात, किसान का शोषण जिस टाइम राजे महाराजे होते थे उस टाइम भी किसान का शोषण, फिर मुगल साम्राज्य हुआ उस टाइम भी किसान का शोषण, फिर अंग्रेज आए उस टाइम उससे भी ज्यादा शोषण। हाँ, मुगलों ने जितना शोषण 17 बार मोहम्मद गजनी और लूट लूट के ले गया, इतना शोषण तब नहीं हुआ था अंग्रेजा के टाइम में। एक साल में धन ले सका, इतना धन वो लूट के ले गया था, यहाँ से माल ले का देश को लूट लिया, कोई नई बात नहीं। रही बात देश जब आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद भी हमारी किसानों की भी काफी कमियां रही हैं। हम जब सन 1967 में एमएसपी देने की सरकार ने कोई कोशिश करी, हमारे उस टाइम के जो किसान नेता थे या किसान आम किसान थे, वो अपना पक्ष सही ढंग से रख नहीं पाए। जब तिन्ने आई सर्वे करने खातर और किसानों ने पूछा भैया आप क्या खेती करते हो, भाई चने की करा, बाजरे की करा, इसमें खर्चा क्यों है, बोले इसमें क्या खर्चा हुआ, बॉडी खर्चा बीज का है, कामगर का है, लेबर नहीं, मजदूरी नहीं, आगे लबावा बोलते हैं, और जितना जाओ दाड़ेगा है, मुक्तेगा है। वो उस टाइम ठीक पक्ष नहीं रख सके, और उस टाइम के करते नहीं जुड़ सके। हमारे इस बात का भी नंबर आता, कर्मचारियों का तरी बाट में वेतन योग की भी घोषणा कर। हाँ, देश आजाद हो गया, किसाना का तरह एक योग भी पालेगा, और उस योग की सिफारिश भी आज तक लागू नहीं।
हम लोग जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी वो भी आज तक पेंडिंग है, ड्यू है, हाँ, लागू नहीं। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हाँ, जैसे आपने बात करी इस बड़े आंदोलन की, हमारे 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, कुर्बानी दी किसानों ने। करोड़ों करोड़ों रुपया किसानों का यहाँ खर्च हुआ। हम अपनी जमीन तो बचाएंगे, ये जमीन जाने वाली थी, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था उसमें एक बिजली बिल जिसने 2022 बोला, ये 2022 नहीं है, ये बिजली बिल 2004 वाजपेयी की तारीख है ये आ रहा। फिर ये 2004 के बाद इसका नाम था 2016 और 16 के बाद इसका 2020 और 20 के बाद 2022 स्टैंडिंग कमेटी के पास यूज जाए बिजली जो बिजली इसकी बात करी थी, पराली फूकने की बात करी थी, प्रदूषण की, और कर्जे किसानों के माफी की बात थी। वो लंबा टाइम हो गया था और हमारे किसान नेताओं में समझिया वह लंबा आंदोलन हो गया। सरकार ने लिख के दे दिया, वादा कर लिया, वह हमें कमेटी बनाएगा, आपकी समस्या का हल कराएंगे। और किसान आश्वासन तो करते हैं, जल्दी विश्वास कर ले हैं, विश्वास में वहां से उठ लिए, वो मांगे सारी आपकी नौकरियों पेंडिंग है और ना इस सरकार से उम्मीद है। इस सरकार ने इसे बात की थी है वे पार्लियामेंट में देश आजाद हो है तब से लेके आज तक जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, पार्लियामेंट में वो वापिस, ये पहला मामला था जो वापिस लिया गया। ये किसानों की बहुत बड़ी हाँ जी सर, एक बात बताऊँ आपने, जैसे इतना बड़ा किसान आंदोलन है जिसमें तमाम किसान यूनियन एकजुट हुई, संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ और किसानों के पीछे बड़े पैमाने पर मजदूर, कर्मचारी, दूसरे तबके भी खड़े थे और ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार ने किच्छा हटना पड़ा, समझौता हुआ। इसके बावजूद भी किसान लड़ता है, लगातार दमन का मुकाबला करता है, संघर्ष करता है, लेकिन वो सत्ता को राजनीतिक मात नहीं दे पा रहा। अब तक का जो किसानी का इतिहास था वो ये था कि जिसने किसानों को कुचलने की कोशिश करी, दमन कराया, वो शासक, वो राजनीतिक दल दोबारा उभरा नहीं। और चौधरी छोटूराम से ये भी कहते थे वे किसान सिर्फ सत्ता नहीं बदलता, वो राज की पीठ भी तोड़ देता है। और अब की जो स्थिति है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसके सहयोगी संगठनों का, अभी पीछे हरियाणा विधानसभा हो या दोबारा पिछली लोकसभा का चुनाव हुआ, ये मतलब एक राजनीतिक बदल जो रहना चाहिए या जो किसान का जो राजनीतिक चोट मारनी चाहिए, उसमें आप यूं नहीं देखते कहीं ना कहीं किसान की इतनी राजनीतिक चेतना नहीं बन पाई या वो जो सत्ता को हरा नहीं पा रहा। इस स्थिति से क्या पृष्ठभूमि, क्या कारण देखते हो आप? ऐसा नहीं, किसान भी समझता है, मजदूर भी समझता है, कर्मचारी भी, सारी की सारी था इस सरकार से दुखी। इसमें आपा इस बात ने लेके जो चला, दूसरी बार जब बीजेपी की सरकार भी, एक बार तो धोखे में बकावे में ही जीत गए, दूसरी बार भी हरियाणा में इनको बहुमत नहीं मिला। 10-11 सीटें लेने में कामयाब हो गया। एक जप्पा का नेता है, दूसरे घोटाला की नौ गठित पार्टी थी। हाँ, वो भावना बह गया, लोग उसको वोट देंगे और उसकी वजह से सरकार चल। अब जो आप बात करा पार्लियामेंट की, इस विधानसभा की, हरियाणा की आप चर्चा कर, यहां यदि टिकटा का बंटवारा सही होता, 2 सीट, केवल 2 सीट ही बीजेपी, असल में तो एक निर्देश, ज्यादा से ज्यादा 2 सीट लेंगी, 8 सीट कांग्रेस की धन लोकसभा में। लोकसभा हमारा अपना जो मत है, हमारी अपनी जो सोच है, इन्होंने टिकटा का बंटवारा गलत किया। गलत बंटवारा की वजह से ये 3 सीट में हमारा 5-5 पे दोनों पार्टियों जी आई। फिर रही बात, माहौल ऐसा था भाई इस बार कांग्रेस 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हरा, लोगों ने कांग्रेस को नहीं हरा, कांग्रेस ने कांग्रेस तो है। यह आपने बिल्कुल स्पीक टिप्पणी करी, कांग्रेस के नेतृत्व ने ही कांग्रेस को हरा दिया।
हाँ। इनके न्यू ये अपने परिवार तक सीमित हो गए। वे हिंदू नहीं चाहिए, ज़्यादा बहुमत नहीं आना चाहिए, पूरी सीट है नहीं आनी चाहिए, फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेरा नहीं किसने मुख्यमंत्री बनावेगी हैं। इन्हें इस प्रकार की अफरा तफरी ने उन्हें उनकी सीट रह दी, उन्हें उनकी सीट रह दी। और बीजेपी ने दुष्प्रचार करके हरियाणा में 23 सीट चोरी करके जीती है, जबरदस्त जीती है, ज्यादा पैसा खर्च करके जीती है और धर्म का नाम लेके जीती है। 23 ऐसी सीटें हैं जिसमें से 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जो नाजायज जीती हैं। वो जितनी नहीं सही थी 18 सीटें, और उन पर केस मुकदमे है। और ये सारा सौदा अब राज के बड़े लंबे चौबे हाथ हैं। क्या जल्दी फैसला हो पाओगा नहीं हो पाओगा वो तो गर्व की बात है। हम न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन रया भी नहीं जानता कहा मैंने न्यायपालिका में भी काफी जरूरी है हो रही है या कड़वी सताई है। न्यायपालिका पर जिस तो आप विश्वास करा थे वहां भी कुछ न कुछ पहले में। अच्छा मास्टर जी, भविष्य की क्या रणनीति? आप जैसे गाँव में किसानों में जाते हो और जो आपके किसान आंदोलन चल रहा है, तो भविष्य में आपकी सरकार के साथ किस रूप में लड़ाई रहेगी या आपके आगामी प्रोग्राम क्या होंगे? ऐसा है, दिखते बहुत पिछला आंदोलन की आपने बात करी, अखिल भारतीय किसान सभा में ही इन 500 आश्रितों को इकट्ठा करने में मेन भूमिका। बिल्कुल ये संगठन एक ऐसा संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, ये सारे देश में, और ये सबसे पुराना संगठन है, सन 1970 का बना हुआ से। लेकिन हम देखते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, सारे संगठनों को इकट्ठा करते हैं, किसी संगठन की हम कभी आलोचना नहीं करते। हम खुआ कोई भी किसान जिसने दूसरा संगठन अच्छा लगता हो उसमें शामिल हो जो, इकट्ठे होकर लड़ाई जरूर। लेकिन काफी संगठना की सोच संकीर्ण, वो अपना सिस्टम बता रही है, बजाय जो संगठन आगे बढ़ रहे हैं उसकी टांग खींचने में ज्यादा विश्वास करे हैं। ये बहुत ज्यादा ताकत के साथ किसानों ने लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। 9 जुलाई को सारे देश में एक बहुत बड़ी काल है, रेल भी बंद रहेंगी और बसें भी बंद रहेंगी, बैंक भी बंद रहेंगे, मतलब बड़ी हड़ताल हो, बहुत बड़ी हड़ताल है। और उसमें किसान संगठन भी मजदूर संगठन भी पूरी ताकत के साथ लगाओगे। उम्मीद करते हैं हम भाई ये 9 जुलाई की हड़ताल जो कामयाब हुआ है इससे सबका हौसला बढ़ है, हौसला बढ़ कर जुट कर काम करें। और हम तो जिस टाइम तक अब बेहतर प्लस है उम्र मेरी, और हम तो सोचते वे परमात्मा हमें जितना टाइम देगा घूमन फिरने का आंदन का, हम तो मरदे तम तक ये जलाई ईमानदारी से, सच्चाई से, धैर्य से, अनुशासन में रह गए। लड़ने का हमारा विचार है। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सवाल मत जो ये युवा पीढ़ी है, अब इसको कोई संदेश देना चाहते हो आप चैनल के माध्यम पे, जिनके सामने पूरी जिंदगियां हैं, जो आज 18-20 साल की उम्र के बालक हैं, क्या संदेश देना चाहो आप आपके जीवन के माध्यम से, आपकी विचारधारा, आपके संगठनों के माध्यम से कोई आह्वान करना चाहो? देखो भाई, आह्वान तो हम करना चाहते हैं इन बच्चों को सद्बुद्धि मिले, ये अच्छी पत्रिका लाइब्रेरी में पढ़ें, और ये जो मोबाइल के जंजट में जो बड़े हैं इस जंजट से, मोबाइल से अत्यधिक प्रयोग ना करें ज्यादा से हाँ, इस जंजट से निकले और अपने बुजुर्गों की बात सुने। हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, परिवारों के बड़े बुजुर्गों में भी कुछ कमियां हैं, मानते हैं, वे बुजुर्ग कहते हैं और वो अनसुनी करते हैं। लेकिन हम इतनी भी ताकत नहीं लगाते जब मैं उनको बार बार कहूँ। मैं मेरे पुत्र ने तो नहीं कहूँ, बस आंदोलन में जान के कि मैं लौट पाए, मैं जाऊंगा। सही बात है।
हम भी चाहवा भगत सिंह तो पैदा हुआ दूसरे घर में, हम अपने परिवार यह बात नहीं समझाते। एक घर में जवान लड़का मजदूरी करने लग रहा है या किसी कंपनी में लग रहा है, एक बेटी उसकी मिड डे मील में लग रही है, एक व्यक्ति उसकी हेल्पर है, अलग अलग विभाग में सारे काम कर लग रहे, एक दो फिर भी नहीं। जब तक सारे लोग लिखते हैं, युवा को हमारी ये अपील है और ये हमारा सुझाव है कि वो युवा बच्चों ने संखित की, और युवा जब तक संकल्प नहीं हो जी, ये बुजुर्ग इतनी बढ़िया लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इतिहास इस बात का हुआ है, युवा जब आगे आए हैं तभी लड़ाइयाँ जीती गई हैं। बिल्कुल आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा और उम्मीद करते हैं नौजवान बच्चों को सद्बुद्धि दे और वो पढ़े इतिहास के है, अपने दादे परदादा के इतिहास है, इनने कैसे कैसे यह जमीन हासिल करी है, किन किन परिस्थितियों में आपको ये पढ़ा रहे हैं, इतने इतने महंगे खर्चे आप पे कर रहे हैं। उन्हें बस यही कहना चाहूँगे कि वो किताबें पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, इतिहास पढ़ें खासकर, और किसानी कौम का इतिहास तो ये लगातार रहा है, इसका शुरू से लेकर आज तक शोषण होता है और हो रहा है, आगे भी संभावना अगर बहुत गठन बनाकर नहीं लड़े दिशा पे जारी रहेगा, इनका शोषण जारी। तो मास्टर जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका संगठन मजबूत हो।